आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें पहला सवाल जो है वो आपको फिगर ने दिखा रखा है, ड्यूल नेचर से क्वेश्चन है। और ड्यूल नेचर में क्या बता रखा है कि क्वेश्चन, ये ग्राफ जो है वो आपने पढ़ रखे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ किसके साथ देखा जाता है, पोटेंशियल के साथ। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जब पोटेंशियल के साथ ग्राफ देखा गया तो ए बी सी डी चार अलग अलग जो बीम हैं उनके लिए काम जो है ना वो बना रखा है आपने। एक बात जो मैं और आप जानते हैं वो क्या, कि सर जहां पे ये इस तरीके से कट लगता है पोटेंशियल वाला, तो ये जो पोटेंशियल होता है ये क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम में दम है कि जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, स्टॉप हो जाए, या करंट जो है वो कितना बन जाए, जीरो। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसका है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वो किसके लिए है, सी के लिए। ये वाला कट किसका है, डी का। ये वाला जो कट है वो किसके लिए है, ए के लिए। और ये जो कट है ये किसके दिखा रखा है, बी का। ठीक है, ये जो ग्राफ है वो आपको दिखा रखे हैं, करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है। तो ये ओरिजिन के उस तरफ के पोटेंशियल हैं, इनको क्या कहा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब अपोटेंशियल या नेगेटिव का वो पोटेंशियल जिस पे करंट कितना बन जाए, जीरो, या इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर जाए, उसको क्या कहा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सी का है, अगले वाला डी का है, ये किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, एक, और ये नाम जो वो किसका है, बी का। इस डाटा के बेसिस पे ये तीन सवाल के जवाब आपने देने हैं। विच बीम हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड वाई, किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी और क्यों होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो आपने करना है। अब ध्यान से अगर हम समझें तो सर सी का जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम है। और अगर मैं बात करता हूं तो बी जो दिखाई दे रहा है, बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है सर वो क्या है, सबसे ज्यादा है। बी का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा है। और आप एक बात जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन हो। ठीक है, हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे लिखा जाता है, वी नोट से। और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फंक्शन है, और ये किसका फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। ऐसा काम जो है ना वो आपने करना है। कैसे करना है, ध्यान से समझो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का फंक्शन कैसे होता है, वो अगर बताना है तो आपको आइंस्टाइन इक्वेशन पता है कि सर एनर्जी बराबर होती है, और एनर्जी बराबर है फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। या आइंस्टाइन साहब ने जो इक्वेशन दे रखी है उसके अनुसार डाटा आपको पता है कि ई कैन बी रिटर्न एज फाइव प्लस ई के, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस एनर्जी को क्या लिख लिया मैंने, एच न्यू। स्टॉपिंग ये जो वर्क फंक्शन है एच न्यू नोट, और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, ई वी नोट लिखते हैं। व्हाट इज वी हेयर, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसको अगर हम लिखना चाहें तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट डिवाइडेड बाई ई, और ये वैल्यू किसके बराबर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। इसमें अगर मैं काम करूं तो चीजें क्या बताएं कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो सर क्या भी बढ़ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। या उल्टी टर्म्स में बात करूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी का ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसका जा रहा है, बी का जा रहा है। सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल बी का है तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, बी की। तो आंसर ने क्या पूछा है, किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, तो बी की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या जाएगी, हाईएस्ट। क्यों, क्योंकि बी के कोरस्पोंडिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा है। और क्योंकि बी के कोरस्पोंडिंग, ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन ने क्या कहा है कि ई बराबर है फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। ई का फॉर्मूला एच न्यू, पाई को एच न्यू नोट और काइनेटिक एनर्जी को ई वी नोट। ये एच न्यू नोट प्लस में था, माइनस में, ई मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। या उल्टी टर्म्स में बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल ये वाला है। ये किसको कोरस्पोंड कर रहा है, बी को। तो बी हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बी की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी, हाईएस्ट। अगला पूछा गया है लार्जेस्ट वेवलेंथ पूछा गया है, और क्यों। तो आपको और मुझे क्या पता है कि सर लैम्डा इनटू न्यू किसके बराबर होता है, सी के। तो अगर लैम्डा बताना है तो क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई न्यू। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो उसका वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या है, सबसे कम है। सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या जाएगी, कम। और फ्रीक्वेंसी अगर कम जाएगी तो इसकी वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। फ्रीक्वेंसी वाला जो है वो एक तरीके से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछी थी, यहाँ पे वो क्या भी कह सकता था, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी तो ही वेवलेंथ जो है वो क्या जाएगी, मैक्सिमम जाएगी। तो आंसर किसके लिए हो जाएगा, सी का। सबसे ज्यादा मोमेंटम जो है वो किसका होगा, सारे ही आपस में रिलेटेड हैं।
सबसे ज्यादा मोमेंटम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर इसका सॉल्यूशन अगर देना है तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी या जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ज्यादा। दोबारा समझो काम क्या करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, बी का ही हो जाएगा दोबारा से, ठीक है, क्योंकि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बी वाले की, क्योंकि बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। इस तरीके से कनेक्ट करेगा चीजों को कि बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, तो उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो उसका मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इतना सा काम जो है वो आपने करना, इसको पढ़ें, कोई दिक्कत आ रही है उससे पूछे मिटे। सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा वो ये दिखा रखा है, सुने ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यू आर गिवन विद यूरेनियम 235, किसका मास नंबर जो वो कितना दिखा रखा है, 235 है। ये फीजन होता है इसका, और जब इसका फीजन होता है तो एनर्जी जो ये निकालता है वो कितनी एनर्जी है, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो, ये एनर्जी जो है वो दिखा रखी है। एक रिएक्टर जो है वो जो कितना एफिशिएंट है, 20% एफिशिएंट है, वो कितनी पावर प्रोड्यूस करता है, 2000 मेगा वोट, इतनी पावर जो वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस मेगा वोट को अगर मैं थोड़ा सा ठीक करूं तो मेगा का मतलब क्या होता है बेटा, 10 की पावर 6, और ये आंसर किस में, वोट में। तो और थोड़ा ठीक कर लें तो 2 इंटू 10 पावर कितना, वोट बन गया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या रखा है, कितनी पावर प्रोड्यूस करता है, अगर रिएक्टर को 5 साल चलना है तो बताओ टोटल मास की रिक्वायरमेंट क्या होगी। ध्यान से समझें, बिल्कुल बेसिक सा काम एक समझें कि सर ये जो है ये तो क्या दे रखी है, पावर, ये क्या दे रखा है, टाइम। अब टाइम की मल्टीप्लाई अगर मैं पावर से करता हूं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो पावर प्रोड्यूस हो रही है, ध्यान से समझना, इन दोनों को लेके चलते हैं पहले कि अगर हम काम करें तो पावर जो है सर वो कितनी दिखा रखी है। पावर के बारे में अगर मैं बात करूं तो पावर क्वेश्चन ने दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁹, और ये आंसर किस में है, वोट में। पावर पता है 2 इंटू 10⁻⁹ वोट में है। टाइम के बारे में बात करूं तो टाइम क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 5 साल, 5 साल के दिन बनाए तो कितना, 365 डेज इंटू में, मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कोई लीप ईयर वगैरह बीच में नहीं है। ठीक है, 365 इंटू में अगला जो काम है वो क्या हो गया, 5 साल के दिन हो गए, दिनों का क्या बनाना है, 24 घंटे हो गए, और 3600 जो है फिर उनमें क्या आ जाएंगी, सेकंड। इतनी जो है वो क्या बन गई आपके पास, सेकंड्स बन गई। समझ आइए इतनी बात, तो ये काम आपने कर लिया। ये पावर दे रखी है, ये क्या दे रखा है, टाइम, और पावर की मल्टीप्लाई टाइम से करता हूं तो बेटा आंसर क्या आ जाता है, एनर्जी। जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, पावर की मल्टीप्लाई कर दी टाइम से, और पावर की मल्टीप्लाई में टाइम से करता हूं तो 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू में ये वैल्यूज जो है इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो P, ठीक है, 5 इंटू 365 इंटू 24, और इंटू में कितना, 36, बेटा 24 घंटे बनाए ना उसके। ये 5 साल हैं, दिनों से मल्टीप्लाई करा, फिर घंटों से मल्टीप्लाई करा, और उनके फिर क्या बना दिए, सेकंड्स बना दिए, ऐसा यूनिट में जाने के लिए। इतनी जो एनर्जी है सर, ये आंसर किस में आएगा, जूल में। अगर इसकी मल्टीप्लाई करें अब हम, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू में 5, और ये मल्टीप्लाई जो है वो अगर मैं करूं तो डाटा जो है, ये आंसर जो है वो कितना बनेगा, इसको इतना ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना काम जो है वो हम करते हैं, मल्टीप्लाई हाँ करना भी चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये 365 इंटू 24 इंटू में 36, तो ये जो मल्टीप्लाई आ रही है 315360, इसकी इसकी इसकी, ये 2 5 जा कितना हो गया 10, और 3 0 ये हैं और 9 ये हैं, तो 10 की पावर कितना हो गया 12, और ये जो काम है वो हमने कर लिया। ठीक है, इतने जूल जो है वो एनर्जी हमारे पास आ रही है, कोई दिक्कत है इतने काम में नहीं है जी। अब अगला जो कंसेप्ट है सर, जो अगला हमने पढ़ना है, सुनो ध्यान से, कि ये जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, इतने काम को समझें कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट कितनी है कि इतना जो है वो पावर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और 5 साल के लिए आपने इतनी पावर जो है प्रोड्यूस करनी है। पावर इंटू टाइम करा तो क्या बन गया, एनर्जी। अब एफिशिएंसी जो वो बस कितने परसेंट है, 20%। कि 100 जूल अगर एनर्जी बनती है तो उसमें से बस कामयाब जो हो पाती है वो कितनी है, 20% है। मतलब रिएक्टर जो है उसका कितना हिस्सा ही जो है वो यूटिलाइज कर पाता है, 20% यूटिलाइज। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो अब चीजें जो है वो आपने क्या करनी, इतनी एनर्जी पता चलेगी सर कि ये रिक्वायरमेंट वाली एनर्जी जो है ना वो हमारी इतनी। ठीक है, यहाँ से हम जो है फिर वो क्या निकाल लेंगे, कितनी बार फीजन जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा, उसके बारे में काम करना है कि हमें
इतनी एनर्जी जो है वो आपने प्रोड्यूस करवा ली, इतना काम जो है एक बार उतारें, फिर अगले वाली स्लाइड पे हम क्या कर रहे होंगे कि एनर्जी वाला कंसेप्ट जो है ना, ऊपर वाली एनर्जी से नंबर ऑफ फ्यूजन निकालेंगे और आपका मास जो है ना वो वहां से आ जाएगा। करें एक बार जल्दी, शाबाश। फिर अगले वाले पोर्शन पे। अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 20%। मतलब जितना यूरेनियम एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा उसका 20% जो है वो आप ले पाएंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा क्या लिखा आपने, एफिशिएंसी जो है सर वो हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। आउटपुट और डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया, इनपुट। चाहे वो पावर का हो चाहे वो किसका हो, एनर्जी का। तो आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाई कितना, इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी मुझे नहीं पता है, तो इनपुट एनर्जी अगर मुझे बतानी है, ठीक है, वो अगर मैं निकालना चाहूं तो इसको डिवाइड कर देंगे आउटपुट वाली एनर्जी से जो अभी आपने निकाली है, आउटपुट वाली एनर्जी, और डिवाइडेड बाई कितना, एफिशिएंसी। आउटपुट वाली एनर्जी जो है उसको आपने अभी लिखा है, इसको पॉइंट्स में लिखूं तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3.1536 इंटू में 10 की पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 3 4 2 4 5, कितना हो जाएगा 17, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 0.2। क्योंकि एफिशिएंसी जो वो कितनी दिखा रखी थी आपको, आप पता है आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट डिवाइडेड बाई कितना, इनपुट। आउटपुट को डिवाइड करना है इनपुट से, इनपुट को ऊपर लेगे तो एफिशिएंसी जो है वो कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में। ये आंसर कौन सा है, आउटपुट का, डिवाइड किससे कर दो, इस आंसर से। समझ आ गई। ये इतनी जो एनर्जी है वो रिएक्टर को क्या करनी पड़ेगी, प्रोड्यूस। मतलब कि रिएक्टर अगर 100 प्रोड्यूस करता है तो आप कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, 20 खाली। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। क्या काम जो वो ये कर लिया आपने, यहाँ पे ये 12 था, 2 और ये कितना 5, तो 17 बन जाएगा। 0 भी लेनी होती है बेटे आपने। अब जो काम है वो आपने क्या करना है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी तो रिएक्टर को कितनी पैदा करनी पड़ेगी, इतनी पैदा करनी पड़ेगी। ये काम कर लिया। अब अगर हम बात करें फॉर वन प्रोसेस, ठीक है, एक एटम जो है, ध्यान से समझेंगे, एक एटम जो एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है वो कितनी प्रोड्यूस कर पा रहा है, 100 इंटू में कितना, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एटम कितनी प्रोड्यूस कर पा रहा है, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब क्या होता है सर, 1.6 और 10 की पावर कितना, माइनस का 13 जूल। अब ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपको ये सारे कनेक्शन जो है ना वो कनेक्ट करने पड़ेंगे। पावर इनटू टाइम करा क्या बना, एनर्जी। इतनी एनर्जी आपको चाहिए, तो रिएक्टर को कितनी पैदा करनी पड़ेगी, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट बताना है तो एफिशिएंसी से क्या कर दिया, डिवाइड। इतनी एनर्जी रिएक्टर को पैदा करनी पड़ेगी। एक एटम कितनी पैदा कर पा रहा है, इतनी। ठीक है, तो अगर मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स बताने होंगे, तो ये क्या हो गया 1.6 10 की पावर कितना, माइनस का 11 बन जाएगा। 2 जीरो जो है ना इसको दे दी, इतनी जूल। तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स बताऊंगा तो नंबर ऑफ एटम्स कितनी प्रोड्यूस करवानी है सर, 3.1536 10 की पावर 17 डिवाइडेड बाई कितना, 0.2। इतनी टोटल पैदा करवानी है, ये सिंगल की है तो 1.6 और 10 टू पावर कितना, -11 से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड। ये मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम्स। इतना जो काम है ना सर वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझे ध्यान से कि काम जो वो आपने करना है क्या है। ये इतने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपके पास बने। अब लास्ट काम जो करना है, इसको अगर मैं लिखूं तो ये लगभग सा कितना 3.2 बनेगा। इसको मैं लगभग से इससे कैंसिल ही कर दूं आसान करने के लिए, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो गया, 28 हमारे पास। अब आपको क्या पता है, समझे ध्यान से मास की, कि अगर हमने काम करना है कैसे, कि एवोगैड्रो नंबर जो है, एवोगैड्रो नंबर के पास कितना मास अवेलेबल है, 235 अवेलेबल है ना, 235 ग्राम जो है ना वो अवेलेबल है। 1 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 235 डिवाइडेड बाई कितना, एवोगैड्रो नंबर। और मुझे कितने एटम्स के लिए बताना है, 10 टू पावर 28 के लिए बताना है, तो ये कितना हो जाएगा 235 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 10 टू पावर कितना 23। और मुझे डाटा कितने के लिए बताना है 10 टू पावर 28। 23 से इसको कितने पे कैंसिल कर, 10 टू पावर 5 पे। बच्चे का आंसर वो किस में आ जाएगा, ग्राम में आंसर। वैसे अगर तरीके से मैं बात करूं तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ा सा फिजिक्स का है, उसके बाद तो जनरल कंसेप्ट है। पहले पावर इनटू टाइम करा, क्या निकाली, एनर्जी। इतनी एनर्जी तो तुम्हें चाहिए, रिएक्टर उसका कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है 20%, तो रिएक्टर को जो इनपुट देनी पड़ेगी वो निकाल ली। अब एक एटम कितनी एनर्जी दे पा रहा है, इतनी, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल ले। एवोगैड्रो नंबर के पास क्या है 235, 1 के पास इतना होगा, 10 टू पावर 28 के लिए आंसर निकाल। उतार लो इस काम को, फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करें बेटे, शाबाश जल्दी।
एक अच्छा सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3, एक जो है ये क्या दिखा रखा है, राइट एंगल्ड ग्लास प्रिज्म दिखा रखा है। राइट एंगल जो है यहाँ पे राइट एंगल जो है ना वो आपने बना रखा है, एक राइट एंगल्ड ग्लास प्रिज्म है जिसपे 3 रे ऑफ लाइट जो अलग अलग कलर की थी उनको नॉर्मली इंसिडेंट करा गया। अब नॉर्मली इंसिडेंट करने का क्या मतलब है सर हमें, कि सर ये जो रे ऑफ लाइट है ये कैसी चली जाएंगी, बिना किसी रिफ्लेक्शन के सीधी क्या कर जाएंगी, एंट्री कर जाएंगी। सिंपल सी बात है। अब जब ये अंदर की तरफ जाएंगी तो इनके साथ क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होंगी या TIR शो करेंगी, क्या कुछ हो रहा होगा वो आपने डिस्कस करके बताना है। ऐसा ही एक सवाल हमने पहले भी करा था, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझें काम करना है क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे। अगर मैं इस ब्लू कलर की ट्राइजेक्ट्री को पहले बताता हूं, ठीक है, ब्लू कलर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं पिंक से इसको डिनोट करता हूं। यहां से तो क्या ही हो जाएगा सर, यहां से तो ये रे ऑफ लाइट कैसी चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। समझे ध्यान से, यहाँ पे ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रखी है, और नॉर्मली अगर इंसिडेंट कर रखी है तो नॉर्मल इंसिडेंट वाली रेस जो है वो कैसी जाएंगी, सीधी जाएंगी। जैसे कि मान लो मैं इसकी बनाना चाहूँ तो ये ग्रीन वाली भी कैसी जाएगी सर, सीधी। इस रेड कलर वाले के बारे में बात करूंगा तो इस वाले सरफेस से तो ये भी कैसी जा रही होगी, सीधी जाएगी, क्योंकि ये इंसिडेंट कैसे करी गई है, नॉर्मली इंसिडेंट करी गई हैं। और अगर नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो कैसी चली जाएंगी, सीधी जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो चीजें जो है वो आपको क्या पता है, ये राइट एंगल्ड प्रिज्म है। ध्यान से समझेंगे सारी बातों को जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि सर यहाँ पे आपने जो है इस सरफेस पे नॉर्मल जब ड्रॉ करी, आप इस तरीके से क्या ड्रॉ करेंगे, सरफेस पे क्या ड्रॉ कर रहे होंगे, नॉर्मल। हर जगह आपने सरफेस पे क्या ड्रॉ करनी है, नॉर्मल जो है जब आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो है ये सरफेस पे कैसी है, परपेंडिकुलर है। अगर सरफेस पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो हर बार का जो एंगल है बेटा, ये एंगल कितना होगा 45, तो ये भी कितना 45, तो ये भी कितना 45। अब समझे ध्यान से कि आपको ये पता चलेगा कि सर ये हर बार का एंगल जो ऑफ इंसिडेंस है वो कितना रहेगा, 45 रहेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वो कितना रहेगा, 45। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ, इसी मीडियम में रह जाएगी। अगर ये क्रिटिकल एंगल नहीं है तो रे ऑफ लाइट कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। वो आपने चेक करना है। तो अगर मैं फॉर क्रिटिकल एंगल टू बी 45, अगर क्रिटिकल एंगल 45 है तो आपने क्या चेक करा, म्यू, और म्यू की वैल्यू जो है सर वो कितनी होती है, 1 डिवाइडेड बाई साइन सी। और बेटा सी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 45, और साइन 45 जो है सर वो हमें पता होता है 1/√2, और √2 जो है सर वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और √2 अगर ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना बन गया, 1.414। तो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये देखो 1.414, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.414, ये कितने पे थी 1.47, उससे कहाँ है ज्यादा। अगर उससे ज्यादा है तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ, उसी मीडियम में बैंड कर जाएगी, और उसी मीडियम में अगर बैंड करेगी तो इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पे ये जो है बाहर ना जाके इसी मीडियम में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट अगर करेगी तो ये कितने पे 45 डिग्री के एंगल पे, और 45 डिग्री के एंगल पे जाएगी तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो कैसी निकल जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ तक आएगी, और यहाँ पे आने के बाद जो है फिर वो कैसी चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। अगर मैं इसको ब्लू कलर से ही दिखा दूं, ये रे ऑफ लाइट जो है सीधी जाएगी ऐसे, यहाँ पे जाके इसका क्या चेक करा कि क्या ये बाहर निकलेगी, नहीं, ये तो क्या शो करेगी, TIR। क्यों, क्योंकि इसका इस प्रिज्म के लिए अगर मैं बात करूं तो 45 डिग्री के कोरस्पोंडिंग जो बन रहा था वो एंगल कितना बन रहा था, 45, ठीक है, जिसके कोरस्पोंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.414। अगर 1.414 से ऊपर हैं तो वो क्या शो करेंगे, TIR। उससे छोटे हैं तो वो कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। तो ये 45 डिग्री पे डली तो ये 45 डिग्री का एंगल ही क्या दिखाएगी, रिफ्लेक्शन का। और जब ये 45 डिग्री का एंगल दिखाएगी तो ये कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आ रही है तो बिना किसी डेविएशन के कैसी चली जाएगी, बाहर। ये ब्लू कलर वाली तो कैसे आ जाएगी, इसकी ट्राइजेक्टरी बनानी है तो ब्लू कलर तो आ जाएगा ऐसे। ये कितना है 1.414, ये कितना है 1.44, ये भी क्या है ज्यादा, ये भी ज्यादा है, तो ये रे ऑफ लाइट जो है ये भी क्या करेगी, ये पहले तो कैसी गई, सीधी। क्यों गई सीधी, क्योंकि 90 डिग्री पे डल रहा था। जिसका काम जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो 45 पे डली थी तो 45 पे ही बैंड करेगी, जिसकी वजह से ये कितना 90, और ये 90, तो ये भी कहाँ निकल जाएगी, बाहर। ये कितना बना लिया, ये जो कलर है ये कौन सा है, ग्रीन कलर। इसको चेक करो कितने की रिक्वायरमेंट है, 1.414, इसका कितना है 1.39, कम है, तो ये TIR शो नहीं करेगी, ये कहाँ निकल जाएगी, बाहर। और बाहर अगर ये निकलेगी तो काम जो वो क्या बनेगा सर, इस तरीके से रेड लाइट यहाँ से तो आई होगी, ये जो ये आपके पास क्या है, ये रेड लाइट यहाँ पे तो ऐसे चली होगी। अब इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, ये कैसा मीडियम है, डेंसर, और ये कैसा है
तो डेंसर से रेयरर जाना तो कैसा चाहिए था, सीधा, सीधा ना जाके कहाँ बेंड कर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रेड कलर तो कैसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने समझ, हर बच्चा ध्यान दे, काम करना क्या कुछ है, गौर करें। पहली बात तो सर काम जो है वो आपको क्या पता है कि ये वाले सरफेस पे ये कैसी है, परपेंडिकुलर। अगर ये इंसिडेंट नॉर्मली होती है तो ये तीनों की तीनों कहाँ जाएंगी, बिल्कुल सीधी चली जाएंगी बिना किसी रिफ्रैक्शन के, क्योंकि व्हेन अ लाइट फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस इट शोज जीरो रिफ्रैक्शन, उसका रिफ्रैक्शन नहीं है। तो ये भी सीधी, ये भी सीधी, ये भी सीधी। यहां जाके आपने देखा ये 45 तो ये भी 45 तो ये भी कितना 45, तो सारी की सारी कितने पे डल रही हैं 45 पे, जिसके कोरेस्पोंडिंग आपने क्या निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे डल रही है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे डली तो क्या शो करेगी, TIR शो करेगी। ये भी क्रिटिकल से ज्यादा पे तो ये भी क्या शो कर रही है, TIR। ये क्रिटिकल एंगल से कम तो कहाँ निकल जाएगी, बाहर। बाहर निकलेगी कैसे, ये डेंसर है, ये कैसा है, रेयरर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। अब जब ये 45 पे डली तो ये एंगल जो है सर वो कितना पाया, 90, दोबारा 90 पे डल रही है तो कैसी चली जाएंगी, सीधी चली। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करके, अच्छे सवाल हैं, गौर कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला हुआ है कि करंट जो है वो बराबर है I1 साइन ओमेगा, I1 कोस ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा। और इस करंट की क्या बतानी है आपने, RMS वैल्यू बतानी। अब अगर मैं बात करूं तो ये सेम काम हम 11th में SHM ओसिलेशन और वेव्स में पढ़ते थे कि ये अपने आप में क्या है, साइन साइकिल है, और ये कैसी साइकिल है, कोस। तो ये दोनों जो हैं अगर आप सुपर इम्पोज कराएंगे तो इसको आप एक सिंगल साइन साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, कंडीशन बताई थी उसमें, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कैसे करते हैं। साइन की भी पावर 1 होनी चाहिए और कोस की भी पावर कितनी है, 1। अगला जो काम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा, और उसकी भी कितनी है, ओमेगा। तो ये एक सिंगल साइकिल में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट साइन के और कोस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। साइन और कोस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो गया, I1 स्क्वायर प्लस में कितना, I2 का, और इनटू में इसको क्या लिखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस। क्योंकि सर हम इसके तो RMS वैल्यू जो है वो कैसे कन्वर्ट करें, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सिंगल साइकिल बनानी पड़ेगी। और साइन और कोस की सिंगल साइकिल जो है बन जाती है साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। कब, जब इसका कोस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और उसका क्या कर लिया जाता है, रूट। ऐसा कैसे करते हैं वो हमने SHM ओसिलेशन और वेव्स में पढ़ रखा है 11th में। क्या करते हैं, वैसे मैं हल्का सा आइडिया अगर दे दूं, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी से क्या करते हैं, डिवाइड, और फिर वैल्यूज को अंदर भेजते हैं तो वो हमारे पास साइन A प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। छोड़ दो उस बात को, अभी के लिए बस आपको ये पता है कि साइन के आगे जो पड़ा है वो क्या पड़ा होता है, मैक्सिमम वैल्यू। आई नोट जो है वो पता चल गया आपको, और आई नोट किसके बराबर है, आई नोट बराबर है I1 स्क्वायर प्लस कितना, I2 का। ये जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, आई नोट पता चल गया, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। मुझे क्या बताना है, IRMS बताना है, और IRMS अगर बताना है तो पीक वैल्यू और डिवाइडेड बाई कितना, रूट। पीक वैल्यू की √2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर प्लस कितना, I2 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना, इतना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आंसर जो है वो किसका आ गया, IRMS का। आपने यहाँ पे क्या समझना है कि सर ये अपने आप में AC है, ये अपने आप में AC, एक साइन की साइकिल है, एक कोस की साइकिल है, तो उसकी पीक वैल्यू कैसे बनाई जाती है, दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। ये तो पीक वैल्यू आ गई। RMS वैल्यू बतानी है तो √2 से क्या कर दिया, डिवाइड, और √2 से डिवाइड करा तो इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास बनेगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला हुआ है, एक ये स्ट्रेट वायर है और लेट अस कंसीडर कि स्ट्रेट वायर में करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा है, I। इससे x डिस्टेंस पे आपके पास क्या अवेलेबल है, एक स्क्वायर लूप है, और उस स्क्वायर लूप की जो साइड है वो किसके बराबर है, A के बराबर। तो इन दोनों के लिए आपको क्या बताना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कुछ होगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने पहला ही फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या पढ़ा था कि फाई बराबर होता है, और फाई बराबर होता है सर M इंटू आई के बराबर। जानते हैं इस बात को तो सर, कि फाई बराबर होता है M इंटू आई। इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब अगर मैं बात करूं तो पहले मैं क्या ही निकालना चाहता हूं, मैं फाई निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं, फाई। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा है कि फ्लक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सर BA और इनटू में कितना, कोस ऑफ थीटा। इतनी बात तो ठीक है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं थीटा के बारे में। इस करंट कैरिंग वायर में अगर मैं बात करता हूं तो करंट कहां जा रहा है, ऊपर, स्क्वायर कहां है, उस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कहां जा रहा है, इसमें अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, अंदर। इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा, बाहर। एक अंदर है और एक बाहर है,
और अंदर अगर बाहर के बीच में एंगल अगर आपने देखना है तो अंदर और बाहर के बीच में एंगल तो कितना हो गया 180 डिग्री। एक खेल तो पूरा हो गया सर। ठीक है, अब स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब अगर स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला है, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई आर। इतनी बात ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो इस वाले सेक्शन को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं ए, ये नाम दे दिया बी, ये नाम क्या दे दिया सी, और ये नाम क्या दे दिया डी। ABCD नाम दे दिया। तो इस वाले हिस्से पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस कितना उसका x। इस वाले हिस्से पे अगर मैं बात करता हूं तो उसके वाले का डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस a। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं है, यूनिफॉर्म। और अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो चीजें आपने कैसे करनी होती हैं कि आप एरिया का छोटा सा एक सेगमेंट पकड़े, क्रॉस की तरफ क्या था मैग्नेटिक फील्ड था, एरिया का हल्का सा एक सेगमेंट जो है वो आपने पकड़ लिया, और इस छोटे से टुकड़े को अगर आप पकड़ते हैं और आपने क्या पकड़ा कि ये छोटा सा टुकड़ा जो है वो कितने की दूरी पे है, आर की दूरी पे। ठीक है, जिसमें इस छोटे से हिस्से की अगर मैं ये थिकनेस अगर बताऊं तो वो किसके बराबर है, डी आर। बड़ा आसान सा काम है, ध्यान से समझ कि सर पहली बात तो थीटा 180 क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कहां जा रहा है अंदर, एरिया वेक्टर कहां आ रहा है बाहर, अंदर और बाहर में एंगल कितना 180। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई आर। इस वाले हिस्से का डिस्टेंस जो है वो कितना है x, अगले वाले का क्या है ज्यादा। अब सेम फील्ड तो है नहीं तो उसको क्या मान के करना पड़ेगा, एक छोटा सा सेगमेंट आपने कट करा कितने की दूरी पे r पे, जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी dr, और ये वाली साइड तो उसकी कितनी रहेगी a के बराबर। एक हल्का सा रेक्टेंगल जो है वो आपने कट करा और इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब सुनो ध्यान से, इस छोटे से टुकड़े के लिए अगर मैं बात करूंगा तो d फाई लिख दूंगा, और एरिया जो है सर उसको अगर लिखना चाहूं एरिया को क्या लिख दूंगा dA, और इंटू में कितना हो गया कोस थीटा। b की वैल्यू बोलो बेटे, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई आर। एरिया इस छोटे से सेगमेंट का एरिया अगर मैं बताऊं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ करा तो कितना हो गया a इंटू डी आर। और कोस ऑफ एंगल अगर लिखना है तो सर कोस ऑफ एंगल कितना है यहाँ पे 180 डिग्री। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई आर a इंटू डी आर, और कोस 180 कितना होता है -1। और ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका हो गया डी फाई का। इस तरीके से काम कर लिया। इस तरीके से इसको, अब ये तो छोटा सा सेगमेंट है, टोटल की बात करूंगा इंटीग्रेट, बात खत्म हो जाएगी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन किसका डी फाई का, इंटीग्रेशन किसका म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई आर, a इंटू में कितना डी आर, और कोस 180 -1, इस -1 को कहां खींच लिया बाहर। अब सुनो ध्यान से, ऑपरेटर की शक्ल जो है वो किस में है आर में, तो आर जैसा अगर कोई है तो उसको कहां रखो अंदर, बाकी सब कहां खींच दो बाहर, बात खत्म हो जाएगी। दोबारा देख लो कि आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, जिसके लिए जरूरत किसकी है फ्लक्स की। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था बी ए कोस थीटा। अब बी का फॉर्मूला तो सर हर जगह सेम नहीं आ रहा है, तो आपको वेरिएबल चीजें लेनी पड़ेंगी। आर दूरी पे एक छोटा सा सेक्टर जो है वो आपने कट करा, एक रेक्टेंगुलर सेगमेंट आपने कट करा, उसके अनुसार ये काम चला लिया। चलिए जी, तो काम जो है सर वो हमने करना है क्या है, ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा डी फाई का। यहाँ पे अब अगर मैं बात करता हूँ तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, ठीक है, कंसेप्ट जो है वो क्या कर लिया इंटीग्रेशन डी फाई, यहाँ पे माइनस बाहर म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई, ए जो है बाहर म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए बाहर, और इंटीग्रेशन किसका डी आर डिवाइडेड बाई आर। अब ये बातें तो आप जान चुके हो, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा लॉग ऑफ फंक्शन बन जाएगा। और इस आर की वैल्यू इस वाले लेंथ के लिए कितनी है x, और उस वाले के लिए कितनी है x प्लस a के बराबर। हो गया खेल खत्म सर। डी फाई का इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना कर लिया फाई, ये तो फाई हो जाएगा सिंपल। ये लिखूंगा तो म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए, और ये इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो log ऑफ ई बेस में लिख लेते हैं r, और लिमिट्स जा रही हैं x से लेके कितनी x प्लस a तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखता हूं तो फ्लक्स जो है सर वो पता चल गया, फ्लक्स कितना है माइनस का म्यू नोट आई ए डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई, और इसमें अगर मैं बात करूंगा तो log m माइनस n बनेगा, जिसको हम क्या लिखते हैं log m डिवाइडेड बाई कितना log x प्लस a डिवाइडेड बाई कितना हो गया x। इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो x ऊपर आ जाएगा और x प्लस a कहाँ चला जाएगा नीचे। और इसी फॉर्मूले को अगर हम क्या करते हैं mi लिख देते हैं तो i से क्या हो जाएगा i कट जाएगा। अब क्या पास आंसर किसका आ जाएगा m का। दोबारा देख लो ध्यान से समझ लो, पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो बतानी थी, m बताना है तो किसकी रिक्वायरमेंट है फाई की,
और फाई की अगर रिक्वायरमेंट है तो डी फाई का फॉर्मूला लिख लिया बी ए कोस थीटा। सर डी फाई क्यों लिखा? क्योंकि इस वायर से इस वाले तक का जो फील्ड है वो अलग है, अगले वाले का अलग है। वेरिएबल चीजें हैं, और वेरिएबल चीजें अगर होती हैं तो आप छोटा सा सेगमेंट पकड़ के तब सोल्व करते हैं। आर दूरी पे सेगमेंट पकड़ लिया, जिसकी जो छोटी सी लेंथ है वो कितनी है, डी आर। ये तो पूरा कितना ही रहेगा, ए। क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो कहाँ है, अंदर, एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर। तो कोस ऑफ कितना लिखना पड़ा, 180 न्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर ए इंटू डी आर। सिंपल। आगे तो आपको मैथमेटिक्स का पता ही है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। सर ये माइनस क्यों आ रहा है, इस माइनस को अंदर भेजोगे तो बेटा x ऊपर आ जाएगा और x प्लस a जो है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये काम आपने करना है। कोई दिक्कत है इतने काम में तो पूछेंगे उसको, ठीक है।